माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं हम। द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा। और बायो का मतलब जानदार। लॉजी का मतलब मुताला करना, छोटे जानदारों का मुताला करना। ठीक है, ऐसे जानदार जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इल्म क्या कहलाएगा? माइक्स को जहन में रखना आपने। आ गया था हमारी बारी में द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तारुफ देखते हैं बेटा। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्राम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो लफ्ज़ माइक्रोबायोलॉजी है वो अख़ज़ किया गया 2 यूनानी अल्फाज से। इन्होंने 2 लिख दिया, वैसे 3 अल्फाज हैं बेटा। जैसे मैंने बताया, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, माइक्रोन का मतलब स्मॉल है, बायोलॉजिया का मतलब है स्टडिंग लाइफ। बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडिंग। तो ये बेटा सारे यूनानी अल्फाज हैं। देखो, हम उर्दू में कहते हैं मुताला करना, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जो है स्टडी, लेकिन एक और नया लफ्ज़ है, वो क्या है? लॉजी, मुताला। लॉजी क्या हो गया? मुताला। उर्दू में तो हमने कह दिया जी ज़िंदगी, इंग्लिश में कह दिया लाइफ। यहाँ तक तो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये यूनानी लफ्ज़ क्या है? लाइफ के लिए बायो है। तो जहाँ बायो का लफ्ज़ आया, आपने समझना है जानदार की बात हो रही है। लॉजी का मतलब आ रहा है तो मुताला हो रहा है। माइक्रो का मतलब आ रहा था छोटी बात हो रही है। तो ये ठीक है बेटा, ये मारूजी भी बन सकती है कि माइक्रोन का मतलब छोटा, बायो का मतलब जानदार, और लॉजिया का मतलब स्टडिंग। तो बायोलॉजी इकट्ठा करके लिख दिया है, स्टडिंग लाइफ हो गया बेटा। हैंस माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो अब क्या हो गया? माइक्रोबायोलॉजी है वो इल्म है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, एंड देयर एक्टिविटीज़, और उनकी कारकर्दगियों का, क्या काम करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का इल्म और उनके काम करने का इल्म क्या कहलाएगा? हमारा माइक्रोबायोलॉजी। ये इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं बेटा। इट इज़ कंसर्न्ड विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहते हैं छोटे जानदारों को। तो जो माइक्रोब्स हैं, अब ये मैं उल्टा जाऊँगा, माइक्रोब्स की जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तोड़ फोड़ का इल्म। फिजियोलॉजी क्या होता है? ज़ाहिरी शक्ल सूरत। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अमल तौलीद, नस्ल बढ़ाने का इल्म। स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट। फॉर्म भी क्या होता है? शक्ल सूरत। तो ये वो शाख है बायोलॉजी की जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की शक्ल देखती है, हमें बताती शक्ल कैसी होती है, स्ट्रक्चर बनावट कैसी होती है, रिप्रोडक्शन ये नस्ल कैसे बढ़ाता है, फिजियोलॉजी ये ज़ाहिरी तौर पर कैसा दिखता है, मेटाबॉलिज्म इसमें तोड़ फोड़ का अमल कैसे होता है, एंड आइडेंटिफिकेशन और इसकी हम शनाख्त कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक हो गया बेटा। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। इसके अंदर ये इल्म भी शामिल है कि ये कुदरत में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहाँ कहाँ तकसीम है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी में कैसे पाए जाएंगे, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे, हवा में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं, पानी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे, फ्रेश वाटर में कौन से होंगे और मैरीन वाटर में कौन से होंगे। फ्रेश वाटर कहते हैं जो दरियाओं, नहरों, झीलों का पानी होता है, जो बह रहा होता है, मूव कर रहा होता है, वो फ्रेश वाटर होता है बेटा। और जो समंदरों का पानी होता है, स्टिल होता है, खड़ा रहता है, उसको हम मैरीन वाटर कहते हैं, वो फ्रेश वाटर नहीं होता। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखना इनका नेचर में, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, और इनका ताल्लुक देखना आपस में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ कैसा है, यानी जरासीम का ताल्लुक जरासीम के साथ कैसा है, वो देखना है। वो क्या कहलाएगा आपका? रिलेशनशिप टू ईच अदर। ठीक है, ये बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सॉरी फॉर दैट, आपको पैसे पता तो चल गया होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, जो आँख से नज़र नहीं आते, जो जैसे कोरोना वायरस आया था, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म था। माइक्रोबायोलॉजी में हम इनका इल्म हासिल करते हैं, ये आगे आ रहे हैं वैसे। तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है? रिलेशनशिप टू ईच अदर हो गया, एंड अदर लिविंग थिंग्स, और दूसरी जानदार चीज़ों के साथ इसका क्या ताल्लुक़ होता है, वो भी देखना हमने इसी में। द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन मैन, इसके जो इंसानों को बेनिफिशियल जो है फ़ायदे वाले असरात क्या होते हैं, और जानलेवा डेट्रीमेंटल क्या, तबाहकुन असरात, इनके बारे में भी पढ़ना है। एंड फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, और तबी तब्दीलियाँ और कीमियाई तब्दीलियाँ क्या क्या आती हैं इनसे। दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट, ये अपने माहौल में बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा इस पूरे उसका कि ये हमने इसके अंदर हमने बैक्टीरिया की फॉर्म देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, रिप्रोडक्शन के तरीके देखने हैं, फिजियोलॉजी देखनी है, मेटाबॉलिज्म देखना है, इसकी शनाख्त करनी है,
और इसके अंदर ये कुदरत में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखना है। और इनका ताल्लुक़ देखना है, आपस में क्या ताल्लुक़ है और दूसरे ज़िंदा जानदारों के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इनके फ़ायदेमंद और नुकसानदेह असरात जो इंसान पर होते हैं उनके बारे में इल्म हासिल करना है। और तबी और कीमियाई जो तब्दीलियाँ ये लेके आते हैं माहौल के अंदर, उनके बारे में हमने इल्म हासिल करना है। ये पैरा था बेटा, इसकी मैंने उर्दू एक एक करके भी बता दिया और पूरे करके भी बता दिया, आप लिख भी सकते हो। फिर आ जाएगा बेटा दोबारा से, इसने लास्ट में फिर तारीफ़ कर दी है, पहले भी तारीफ़ें 2-3 कराया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में इल्म फराहम करती है, एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म, और जो दूसरे जानदार हैं, ज़िंदा जानदार हैं, उनके ऊपर कैसे असरात करते हैं। वही एक्टिविटीज़ ही आ गई, ठीक है, जो पहले तारीफ़ आई थी, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि बायोलॉजी की वो शाख जो हमने, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर, जानदारों पर क्या असरात करती है, ये उसके बारे में इल्म हासिल करना है। तो वो क्या कहलाता? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता। तो माइक्रोब होते कौन से हैं? माइक्रोब्स इज़ अ टर्म, माइक्रोबायोलॉजी वो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है फॉर टीनी क्रिएचर्स, छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए, दैट इंडिविजुअली जो तनो तनहा इज़ टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, टू बी सीन विद अनएडेड आई, जिनको अनएडेड आई के बगैर नहीं देखा जा सकता। अनएडेड आई क्या है? एडेड का मतलब क्या होता है? किसी माइक्रोस्कोप का इजाफा करना या किसी बेटा ऐनक वगैरह ऐसी लगाना, या एक शीशा होता है जो फसलों के ऊपर छोटे छोटे मक्खियाँ मच्छर देखने के लिए उनके पास होता है, एग्रीकल्चरिस्ट के पास होता है वो। तो आँख के आगे ये ऐसी तीनों चीज़ों को लगाए के बगैर इनको देखा नहीं जा सकता, ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से माइक्रोब्स में? बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, आर्चिया, फिंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और हमने आपकी माइक्रोबायोलॉजी में इन सब के बारे में इल्म हासिल करना है। फिर आ जाएगा बेटा एक थर्मो एसिडोफाइल, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस्म है। पेज नंबर 7 पे ये नीचे रेड रॉक्स दिखाई गई, चट्टानें दिखाई गई हैं। ये थर्मो एसिडोफाइल बेटा, ये ऐसे इसके लफ्ज़ से आपको समझना है। थर्म का मतलब होता है हीट, एसिड का मतलब होता है तेज़ाब, और फाइल का मतलब रहने वाले, रिहाइश पजीर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ना तो एसिड से मरें, तेज़ाब से मरें, ना ही हीट से मरें, तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफाइल। थ्राइव्स रहते हैं इन सुपर हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, एंड सुपर एसिडिक कंडीशंस, और बहुत ज़्यादा तेज़ाबी माहौल में रहते हैं। द रेड स्टफ़ ऑफ द ऑन द रॉक्स, ये चट्टानों के ऊपर रेड स्टफ्स कहलाते हैं। ये रेड स्टफ्स बना हुआ है बेटा, ये आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? थर्मो एसिडोफाइल है, ठीक है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्चिया, वो कहते हैं फ्यूचर जो है वो सिर्फ आर्चिया का ही है, क्योंकि ये गर्मी में भी रह सकते हैं और एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, जहाँ कोई और जानदार थ्राइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। तो फिर बेटा इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसके साथ इजाफा कर देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बेटा थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। इसके अंदर से मरूज़ियाँ बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो मरूज़ियाँ बनती हैं, इसके अंदर से आपने देख लेना है। इन 1665 1665 में रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज़ साइंसदान था, गेव डिसिप्शन, उसने सिर्फ धोखा दिया, ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का उसने ईजाद नहीं की थी इसको, सिर्फ उसने इसे बता दिया कि एक माइक्रोस्कोप होगी, इस तरह की ईजाद होगी और वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को भी देखने के काबिल हमें बना देगी जो हमें नज़र नहीं आते। सिर्फ डिसिप्शन दी थी उसने, इसने रॉबर्ट हुक ने, ये अंग्रेज़ साइंसदान था। कब दी थी? 1665 में। एंड इट्स यूजेस, और इसके इस्तेमालात भी बताए थे। बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट, लेकिन उसने इसको ईजाद नहीं किया था। ही डिस्क्राइब द स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसने एक लकड़ी का बारीक सा तराशा ले लिया था, पर्दा ले लिया था, काटा हुआ लकड़ी का स्लाइस ले लिया था। एंड सजेस्टेड दैट, और उसने इसको सजेस्ट किया था, कॉर्क वाज कंपोज्ड ऑफ कंपार्टमेंट, कि ये लकड़ी का टुकड़ा छोटे छोटे खानों पर मुश्तमिल है, कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसने जिन खानों को इसने सेल्स का नाम दिया था। किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने ये मारी तो बोंगी थी, लेकिन ये है कि जो साइंसदान थे ना वो इस काविश में लग गए कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काबिल हमें बना देगी। वो साइंसदान फिर जुट गए और उन्होंने आखिरकार माइक्रोस्कोप ईजाद कर ही ली।
तो फिर आ जाएगा द डिस्कवरीज ऑफ हुक एंड अदर साइंटिस्ट, जो डिस्कवरीज थी, दरियाफ्तें थी हुक की और दूसरे साइंसदानों की, शोड दैट, उन्होंने ये दिखाया कि माइक्रोस्कोप इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल, कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक अहम आला होगा फॉर डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जिससे हम ज़िंदगी के जो राज हैं वो दरियाफ्त कर सकेंगे। ज़िंदगी के राज यही थे बेटा कि हम लोग बीमार हो जाते थे, हमें पता था नहीं कि किस चीज़ से बीमार होते हैं, तो ये राज ही था। तो माइक्रोस्कोप हमें मिल जाएगी तो ये राज से पर्दा उठ जाएगा, ये सीक्रेट्स जो हैं लाइफ के वो हम पे आया हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। तो फिर आ गया बेटा लीवन हुक। लीवन हुक रिवील्ड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नहीं, हाँ आ गया लीवन हुक आ गया, रिवील्ड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लीवन हुक आ गया बेटा, वो था रॉबर्ट हुक। ये कौन सा है? लीवन हुक आ गया। लीवन हुक रिवील्ड हिज डिस्क्रिप्शन, लीवन हुक ने अपनी डिस्क्रिप्शन दी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन 1670 1670 में बाय इन्वेंट ऑफ हिज सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। इसने ईजाद कर ली सादा, सिंपल एंड सिंगल लेंस, एक शीशे वाली माइक्रोस्कोप उसने ईजाद कर ली। अब ये बेटा माइक्रोस्कोप ईजाद किसने की है? लीवन हुक ने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। और ये ईजाद कब की है बेटा? 1670 में, 1670 में ईजाद की है। थी कौन सी? सिंपल थी, सादा थी और सिंगल लेंस वाली थी। इन 1674 1674 में ही कॉल्ड टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एनिमलक्यूल्स। उसने 1674 में यानी कि 4 साल के बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसका नाम दिया? एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। विच वाज टर्म यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हिम। जो ये टर्मिनोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इसने यूज़ की थी, किसकी? एनिमलक्यूल्स की। ये मारूजी बन सकती है बेटा। एनिमलक्यूल्स की इस्तिलाह जो टर्मिनोलॉजी है किसने यूज़ की थी? लीवन हुक ने की थी। कब की थी? 1674 में। माइक्रोस्कोप कब ईजाद की थी? 1670 में। कौन सी थी माइक्रोस्कोप कौन सी थी? वो सिंपल माइक्रोस्कोप थी। कितने लेंस थे उसमें? सिंगल लेंस था। तो ये सारी मारूजियाँ बन सकती हैं बेटा। ठीक है। ही आउटलाइंड द स्ट्रक्चरल डिटेल्ड ऑफ द फैमिलियर प्रोटोजोआ एंड पैरामीशियम। उसने आउटलाइन दी प्रोटोजोआ और पैरामीशियम के बारे में, एंड अमीबा और अमीबा के बारे में। ये सब बच्चे 9th 10th में पढ़ के आए बेटा। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एंड अमीबा ये यूनिसेलुलर जानदार होते हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आँख से नज़र नहीं आते, पानी में, दरियाओं, झीलों और नहरों में पाए जाते हैं। उसने इनकी मुकम्मल जो है डिटेल और आउटलाइन दी, स्ट्रक्चर फ्राहम किया। किसने? ये लीवन हुक ने। और ही डाइड इन 1723। और ये फौत कब हुआ? 1723 में। ये भी मारूजी बन सकती है कि लीवन हुक कब फौत हुआ था बेटा? 1723 में। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये इंशाल्लाह बेटा मैं ये साथ के साथ डालता रहूँगा सारी बुक्स के, तो आप ये इस तरह से लेते रहें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे इसको सुन भी रहे हैं। ठीक है बेटा, जो बात समझ में ना आए इसको रोक के बार बार समझा करें, लिखा करें, देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 8 से। आज हमने पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप क्या होता है बेटा? माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ने जो लगे हो तो वो क्या क्या काम आ सकती है, क्या क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके फ़ायदे होते हैं। द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में मैं बता के आया था बेटा, जो माइक्रोबायोलॉजी की साइंस है उसमें शामिल हैं हम इल्म हासिल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। और उनकी किस्में क्या हैं? ये एल्गी, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जानदार हैं जो हमारे लिए बेटा बेज़रर हैं, नुकसानदेह नहीं है, उनको कहते हैं हार्मलेस ऑर्गेनिज्म। उनके बगैर, विदाउट का मतलब क्या होता है? उनके बगैर। विच कन्वर्ट, जो तब्दील करते हैं कम्प्लेक्स मटीरियल, पेचीदा मटीरियल को, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में। लाइफ वुड बी अनसर्टेन, ज़िंदगी जो है वो कायम नहीं रह सकती।
इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि कुछ बेज़रर जानदार हैं, ऑर्गेनिज़म हैं जिनके बगैर ये ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती, जो कि कम्प्लेक्स मटेरियल को सादा सब्सटेंसेस में तब्दील करते हैं, और वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है इसमें बेटा, इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इफ़ेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मौजूदगी इंसानी मौजूदगी को मुतासर कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की ये बुनियाद है। इसमें यह देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं, ये बुनियाद है माइक्रोबायोलॉजी की। फोर्थ पॉइंट हमारा चौथा है, द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेसेस। जो फ्रूट का जूस है बेटा, उसको फर्मेंट करना, ख़मीर बनाना, उसको गलाना सड़ाना, ये फ्रूट जूस को गला के ना बेटा शराबें वगैरह बनाई जाती थी। एंड द सोरिंग ऑफ मिल्क, और मिल्क का खट्टा हो जाना, और नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती प्रोसेस हैं। जैसे आप दही बनाते हो दूध से, ये सोरिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। ये नेचुरल प्रोसेस हैं, लॉन्ग नोन टू मैन, ये इंसान बहुत अरसे से जानता है। यट वाई दीज चेंजेस अकर्ड, लेकिन ये तब्दीलियाँ होती क्यों हैं? वर अननोन अनटिल पास्चर, ये पास्चर से पहले लोग नहीं जानते थे। हाँ, दूध का या दही में बनना और फ्रूट जूस का फर्मेंट होना लोग जानते थे, लेकिन ये तब्दीलियाँ होती क्यों हैं, ये पास्चर से पहले कोई नहीं जानता था। लुईस पास्चर ने ये बताया है कि ये सारा काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म करता है। दूध का दही में तब्दील होना और फ्रूट जूस का फर्मेंट होना, खमीरा होना। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा था, शोड द स्केप्टिकल वर्ड दैट यीस्ट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड शुगर्स टू अल्कोहल्स एंड एसिड्स। तो ये हमें पता चला है कि कुछ यीस्ट हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो शुगर्स को और कन्वर्ट करते हैं, शुगर को और अल्कोहल को, शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में और एसिड में। तो शुगर जो होती है फ्रूट जूस में, जो शुगर होती है, मिठास होती है, उसको शराब में और एसिड में तब्दील कर देते हैं। एसिड क्या हो गया? जैसे विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट जूसेस से बनता है, उसको फर्मेंट करके। तो ये लोग पहले से फर्मेंट तो करते आ रहे हैं, सदियों से लोग शराब बना रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, लेकिन पास्चर से पहले, लुईस पास्चर से पहले लोगों को ये पता नहीं था कि ये करता कौन है। तो अब पता चल रहा है कि ये करता कौन है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें तब्दीलियाँ लाते हैं, और दूध से दही बन जाती है और फ्रूट जूस से शराब वगैरह तैयार हो जाती है। पाँचवा पॉइंट है बेटा, इन फैक्ट, दर हकीकत माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैज़ हैड अ डिसीव रोल इन द शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। कहता दर हकीकत जो है इस दुनिया की जो शक्ल बरकरार है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो इस बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाते हैं। जैसा कि हम लोग मर जाते हैं, हमें गला सड़ा के ज़मीन का हिस्सा बना देना, खाद बना देना, और मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस से हमारे ही फॉसिल कहते हैं जो मुर्दा जानदार जानवर, पौधे, इंसान और लकड़ियाँ वगैरह, ये दरख्त भी जानदार हैं, ये जब ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं तो मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस से कोयले में तब्दीली, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, मिट्टी का तेल और डायमंड वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेसेस हैं, इनमें मोस्टली जो किरदार किसका है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म का है, इनको गलाने सड़ाने में। द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन रिसेंट डिकेड्स कहते हैं दहाइयों को। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अद्वियात साजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? अद्वियात साजी, उसकी जो ग्रोथ हुई है, उसमें बढ़ोतरी जो आई है, नशोनुमा हुई है चंद दिहाइयों में, हैज़ बीन पैरेलल्ड बाई राइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मोर रिगरस रेगुलेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो कहता है इससे बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के, वो बेहतर हुए हैं, और बहुत तेज़ी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कोई भी चीज़ तैयार करने का, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटा, पहले के वक्तों में हकीम हजरात थोड़ी बहुत दवाई बनाते थे और एक आध मरीज़ को दिया और जान छुड़वा ली, लेकिन बेटा अब तो हमें बहुत ज़्यादा बल्क में दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि इंसानों की आबादियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, अद्वियात साजी के जो कारखाने हैं, कुछ दिहाइयों से उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है, और हमें स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हम तैयार करने में कामयाब हो गए हैं।
फॉर अ स्टीराइल प्रोडक्ट, स्टीराइल कहते हैं जरासीम से पाक प्रोडक्ट्स। पहले के वक्तों में ऐसा होता था, अब भी किसी जगह पे ऐसे है जो हम खाना वाना खा लेते हैं कहीं ढाबों वगैरह पे, तो वो जरासीम से पाक नहीं होता। स्टीराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक। तो स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स जो जरासीम से पाक हों। क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज़ सिंपल, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाट्सोएवर। तो कहता है जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी सिंपल है कि जो हम स्टीराइल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो उस पर हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आता। लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाट्सोएवर अभी तक हमें नज़र नहीं आया। जो आपकी सिरिंजेस आती हैं, जो आपकी नीडल्स, ड्रिप सेट आ गए, ड्रिपें आ गई, वो ना उनको स्टीराइल बनाया जाता है। जो औजार वगैरह ऑपरेशन के लिए आते हैं वो स्टीराइल होते हैं, जरासीम से पाक होते हैं। तो ये क्वालिटी उनकी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है कि उनको माइक्रोस्कोप से देखने पर भी उन पर कोई जरासीम नज़र नहीं आता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आते। द प्रोडक्ट शुड देयर फॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टीराइलिटी। कोई भी प्रोडक्ट को लाजमी तौर पर जरासीम से पाक होने का, स्टेरिलिटी का टेस्ट पास करना पड़ता है। कोई भी जो इस काबिल हो कि उस स्टेरिलिटी का टेस्ट पास कर सके। एंड नॉलेज ऑफ प्रोसीजर, और इस स्टेरिलिटी का जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, उसका नॉलेज। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, और इसके नताइज ऑफ सच टेस्ट, ऐसे तजर्बात के। इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, अद्वियात साजी की जो माइक्रोबायोलॉजी है, उसके ये सारे के सारे अहम गोल हैं, मकासद हैं। कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो एक तो स्टीराइल हो, जरासीम से पाक हो, और हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसके जो नताइज हैं, इसको पढ़ना कैसे, समझना कैसे है, और ये तजर्बात करने कैसे हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। इट इज़ obvious that medicines contained with potentially pathogenic disease causing microorganism are safety hazards। कहता है ये बहुत बुरी बात है। ऑब्वियस का मतलब हमारे लिए एक गाली है, समझ लो। बुरी बात है कि जो मेडिसिन्स हैं, जो भी मेडिसिन कंटामिनेट होती हैं, आलूदा होती हैं, विद पोटेंशली पैथोजेनिक डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बीमारी की वजह बनते हैं, उनके अंदर कोई पैथोजन्स होते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं? ऐसे जरासीम जिनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो, वो पैथोजन कहलाते हैं बेटा। ये पैथोजन लफ्ज़ पैथोलॉजी से है। जो ये लेबॉर्ट्री वाले होते हैं ये लैब पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इनको पैथोजन का इल्म होता है। पैथोजन्स की तारीफ़ अगर हम करें उर्दू में, ऐसे जरासीम जो बीमारी की वजह बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन्स। और लैब पैथोलॉजिस्ट हमारे खून से टेस्ट वगैरह करके पैथोजन को ही तलाश करता है कि जिनसे बीमारी हो रही हो। तो कोई भी ऐसी अद्वियात जिनमें पैथोजन शामिल हों, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हों, मौजूद हों, तो वो सेफ्टी हैज़र्ड हैं। हैज़र्ड कहते हैं ख़तरा, हमारी सेफ्टी के लिए ख़तरा होती हैं। सो मेडिसन्स एडमिनिस्ट्रेड बाय वुल्नरेबल रूट्स। तो मेडिसन्स को जो है एक बेहतर तरीके से बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर इंजेक्शंस वगैरह हों, इंजेक्शंस के ज़रिए आल टू वुल्नरेबल एरियाज़ ऑफ द बॉडी, या कुछ वुल्नरेबल एरियाज़ हैं बॉडी के जिसके ज़रिए दवाई दाखिल की जाती है। एग्जांपल के तौर पर आइज़ हैं, आँखों के ज़रिए जो हम ड्रॉप वगैरह डालते हैं या ट्यूब डालते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट्स, इनको जरासीम से पाक तैयार किया जाता है। वो दवाइयाँ जो इंजेक्शन के लिए दी जाती हैं, इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी में पहुँचाई जाती हैं, या जो आँखों के ज़रिए दी जाती हैं, उनको जरासीम से पाक बनाया जाता है। अगर ये दवाइयाँ कंटामिनेट हों, तो अगर इनमें पैथोजन्स हों, तो हमारी सेफ्टी के लिए हैज़र्ड हो सकती हैं, ख़तरा हो सकती हैं। ये सारी की सारी बेटा किसके कारनामे बताए जा रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी के। तो माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होगा तो ये ऐसी चीज़ें हम ये सारे काम कर सकेंगे। फिर आ जाएगा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? कहीं भी किसी भी जगह पे पीप का पड़ जाना क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। बैरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है और अंदरूनी इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर अंदर कोई मसला चल रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, तो आपके कुछ टेस्ट हैं वो हमें बता देते हैं कि अंदर इसके इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। और बाहर तो अगर कोई ज़ख़म वगैरह ख़राब हो रहा है, उस पर पीप पड़ रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन हुआ है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना, ठीक है, उस पीप को ख़त्म करना। डिसइंफेक्शन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स बायोसाइड्स यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं बायोसाइड्स की, कुछ जरासीम को मारने की। और डिसइंफेक्शन भी ऐसी ही
केमिकल्स होते हैं यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं एज एंटीसेप्टिक, जरासीम कुछ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पायोडीन, हम किसी भी ज़ख़म पे बाहर से क्या लगाते हैं, पायोडीन लगाते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ विच फार्मास्यूटिक्स एंड अदर पर्सनस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन शुड हैव नॉलेज। कहता है तो ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले और प्रिजर्वेटिव और हिफाजत करने वाले जो चीज़ें हैं, इनकी जो तैयारी है, तो जो फार्मासिस्ट हैं उसको लाजमी तौर पर वो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है इनको मैन्युफैक्चर करने का, इनको तैयार करने का ऑफ मेडिसिन, अद्वियात को। शुड हैव नॉलेज, उसके पास लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए। बोथ फ्राम द प्रोटेक्टिव ऑफ बायोसाइड्स, एक नॉलेज ये होना चाहिए कि बायोसाइड्स का इल्म होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव है ये बेटा लफ्ज़, पर्सपेक्टिव कि उसको बायोसाइड्स का, बायो का मतलब जानदार, साइड का मतलब मारने वाली। जैसे सुसाइड होता है, सू का मतलब सुसाइड क्या होता है, ख़ुद को मारना, सुसाइड कर लिया जी, खुदकुशी कर लिया। तो बायोसाइड का मतलब जानदारों को मारना बेटा। पेस्टिसाइड स्प्रे को कहते हैं, पेस्ट को मारने वाली, जो कीड़े मकोड़े सुंडियाँ वगैरह होते हैं ना, उनको पेस्ट कहते हैं। सफ़ेद मक्खी वगैरह पेस्ट को मारने वाली पेस्टिसाइड होती है। इंसेक्ट को मारने वाली इंसेक्टिसाइड होती है। इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े हशरात। तो जिसके साथ साइड लगा होगा तो वो क्या होती है, मारने वाली। तो बायो का मतलब जानदार होता है, साइड का मतलब मारने वाली। तो ये जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा होता है ना, ये कुछ ऐसे जानदार होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो इनको मारेंगे उनको क्या कहेंगे, हम बायोसाइड कहेंगे। यूज़ इन प्रोडक्ट फार्मूलेशन, जो इस प्रोडक्ट के फार्मूले में इस्तेमाल की जाती हैं, एंड मैन्युफैक्चर और तैयार की जाती हैं, इसका नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बिकॉज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और क्योंकि जो ये एंटीसेप्टिक्स हैं और ये डिसइंफेक्टेंट्स दोनों एक ही चीज़ है, ये क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इन देयर ओन राइट, और इनके अपने अपने राइट हैं, और इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए। ये ना हो कि ये इस तरीके से बना दें कि हमने इनको बॉडी में अपने लगाना है, ये उनको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के बजाय इनके अंदर और ही जरासीम पहले से मौजूद हों, या इनकी ऐसी ताकत ही ना हो कि वो जरासीम को ख़त्म कर सकें। हम लगाएं भी सही, हमारे जो जरासीम हैं जिनसे इन्फेक्शन हो रहा है, पीप पड़ रही है, वो ख़त्म ही ना हो। तो जो मैन्युफैक्चरर है, तैयार करने वाला है, फार्मासिस्ट है, उसके पास लाजमी तौर पर ये माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होना चाहिए। तो बेटा ये जितनी दवाइयाँ भी बन रही हैं, डिसइंफेक्शन है, ये वो, ये कौन बनाता, फार्मासिस्ट, और इनके पास नॉलेज ज़रूरी है। तो ये सारा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के ही उनको आएगा। फिर आ जाएंगे इंजेक्शंस, जो इंजेक्शन हम बनाते हैं बेटा, इंजेक्शंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू अ टेस्ट फॉर पायरोजन्स। जो इंजेक्शन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेटिंग कहते हैं, आलूदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो पहला तरीका ये था कि हमने फाइनल प्रोडक्ट बना ली, उसको आखिरी बर्तन में कंटेनर में बंद कर लिया, और उसको हमने जरासीम से पाक कर दिया रेडिएशंस के ज़रिए या हमने हीट के ज़रिए। या दूसरा तरीका ये है कि जो उसका रॉ मटेरियल है, अद्वियात बनाने का तरीका है, जो अशियाँ हैं उन्हीं को हम मतलब जरासीम से पाक लेंगे और ऐसे माहौल में बनाएंगे कि कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आलूदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको इजाज़त ही ना हो, ख़राब हो सकती हैं। और ये नतीजतन किसकी वजह से होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आलूदगी की वजह से होता है। आल्दो अगरचा ऑब्वियसली अनडिज़ायरेबल, ये बहुत बुरी चीज़ है, अनडिज़ायरेबल है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। हैज़ एज इट्स मेन कॉन्सिक्वेंस फाइनेंशियल लॉस, इससे एक तो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, हमारा जो पैसा रुपया है वो ज़ाया हो गया, रेदन दैन इल हेल्थ, और इसके साथ साथ हमें इससे बीमार सेहत भी मिलेगी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। और मरीज़ को जो हम उसकी सेहत भी ठीक नहीं होती, इल हेल्थ ही रहेगी, और हमारा पैसा भी सारा ज़ाया हो जाएगा। तो हमें जो स्टीराइल मेडिसन है, जरासीम से पाक मेडिसन कैसे बनानी है, ये भी हमें सब पता चलेगा माइक्रोबायोलॉजी का इल्म हासिल करके। तो ये थे बेटा हमारे माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप थे। आज के लिए हमारा इतना ही। माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। और आपने जो है बेटा ये कुछ चंद जो इसमें से 12 तकरीबन दिए हुए हैं, तो आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं। ये सारा माइक्रोबायोलॉजी का इल्म बहुत ज़्यादा अहम है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमारा छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, पानी पीते हैं उसके ज़रिए इंटर होते हैं, हम जहाँ बैठे होते हैं हाथों को लग जाते हैं, हाथों के ज़रिए जैसे ही हम मुंह को हाथ लगाएं
या बग़ैर हाथ धोए खाना खा लें तो जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंटर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें इसका इल्म होगा तो हम किसी हद तक ख़ुद को भी बचा सकेंगे और जो जहाँ काम करना है वहाँ उसकी भी सफाई रख सकेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी फिर बेटा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 9 से। आज हमने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या किरदार अदा कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल 4 नंबर का आ सकता है। तो माइक्रोबायोलॉजी बेटा नई साइंसेस में से एक साइंस है। इससे हमने बहुत सारी वैक्सीनें ईजाद कर ली हैं, अद्वियात ईजाद कर ली हैं। डॉक्टरों ने इसका इल्म हासिल करके ये पता लगा लिया है कि बीमारियां किस किस जरासीम से होती हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं। इससे हमने कुछ ऐसी मेडिसन और क्या कुछ फूड सप्लीमेंट हमने बना लिए हैं जो स्पेस ट्रैवलर हैं। खलाबाज जो खला में जाते हैं बेटा, उनको एक तो खाने का मसला होता है कि इतनी ज़्यादा मकदार में वो खाना अपने साथ लेके नहीं जा सकते, और अगर ले भी जाएं तो वो ख़राब हो जाता है खाना। और फिर उनको पिशी का और पखाने का मसला भी होता है कि वहाँ खला में कैसे करेंगे। तो कुछ हमने इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इल्म हासिल करके कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट बना लिए हैं कि स्पेस ट्रैवलर्स को हम वो कैप्सूल बना के दे देते हैं, और अगर एक कैप्सूल वो खा लें तो कई दिन तक वो खाने की ज़रूरियात भी पूरा करते हैं और पानी की ज़रूरियात भी बॉडी में पूरा करते हैं। और वो एक आध कैप्सूल ही होता है कि 2-2 3-3 दिन उनको भूख भी नहीं लगती और उनको पेशी का और पखाने का मसला भी नहीं होता और उनकी खुराक की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। तो बेटा हम इसका जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी। साइंस जो है वो गालिब रही है 20वीं सदी में। एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यूअर साइंसेस। और माइक्रोबायोलॉजी नई साइंसों में से एक साइंस है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ डायनामिक। माइक्रोबायोलॉजी डायनामिक है। डायनामिक कहते हैं बेटा जो चीज़ ताकत रखती हो वो डायनामिक कहलाती है। ये डायनामिक है बेटा। और एक्सप्लोडिंग है। एक्सप्लोडिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को बेनकाब करने वाली, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है पहले बेटा हमें पर्दे में थे, क्योंकि हमें बीमारियों का पता ही नहीं चलता था। हमें पता तो था कि हम बीमार होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बीमार करता कौन है। तो माइक्रोबायोलॉजी के इल्म से हमें ये पता चल गया, पर्दा उठ गया इससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो पंगा डाल रहे होते हैं। तो इसलिए जो माइक्रोबायोलॉजी है डायनामिक है, बहुत ताकतवर है, एक्सप्लोडिंग, पर्दा चाक करने वाली है, हमें राज फाश करने वाली है, एंड रेवोल्यूशनरी, और बहुत ज़्यादा इनकलाबी है। इससे बहुत ज़्यादा इनकलाब आता है। ठीक है, इनकलाब आता नहीं है बल्कि आया है, इनकलाब आया है। तो ये इनकलाबी है, ताकतवर है और राज फाश करने वाली है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया बेटा। ये लफ्ज़ आपने उर्दू मैंने बता दी हुई है, तो आपने सिर्फ इनको डायनामिक, एक्सप्लोडिंग एंड रेवोल्यूशनरी ऐसे ही याद करना है। ये बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, ऐसे ही याद करना आपने। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं ये इनके पॉइंट्स हैं कुछ के इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड वैक्सीन्स। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वैक्सीनें दरियाफ़्त कर ली हैं। वैक्सीन ऐसी दवा होती है बेटा जो बीमार होने से पहले दी जाती है, जो आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप कर देता है, बूस्टअप हो जाता है। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी में कभी मुस्तकबिल करीब में दाखिल भी हो जाएं तो वो आपको बीमार नहीं कर पाते। ये वैक्सीन्स जो हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 9 हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सारी क्या होती हैं? वैक्सीन। इम्यून सिस्टम क्या होता है? मुदाफ़ती निज़ाम। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है बॉडी के अंदर जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारता है और उनकी फ़ोटो बना के रख लेता है। वैक्सीन्स ऐसी अद्वियात होती हैं जिसमें वही बीमारी फैलाने वाले कमज़ोर या मुर्दा जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उनका फ़ोटो बना ले, उनको पहचान ले, शनाख्त कर ले और ये समझे कि मैंने इनको मारा है। और फिर इससे वो एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जैसे ही फिर मुस्तकबिल करीब में जिसकी अगर वैक्सीन लगी हो तो वही जरासीम बॉडी में दाखिल होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ये समझेगा कि मैंने तो इनको पहले भी मारा था, पहले भी इनकी ठुकाई की थी और ये फिर आ गए हैं, क्योंकि उसके पास उसकी शनाख्त होती है, पहचानता है वो उनको कि पहले भी ये बॉडी में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर वो उनको मार देता और हम बीमार
नहीं होते। तो ये वैक्सीन का बड़ा फ़ायदा है बेटा। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही वैक्सीन डिस्कवर की हैं, दरियाफ़्त की हैं फॉर द प्रिवेंशन, बचाव के लिए, ऑफ डिजीज़, मुख्तलिफ़ बीमारियों की, सच एज स्मॉल पॉक्स, जैसा कि चीचक की बीमारी थी, एंड पोलियो, और पोलियो आपको पता ही है बेटा, बच्चों की टांगें मफलूज हो जाती हैं, तो इसकी वैक्सीन से ईजाद कर ली हैं। ये किसका कारनामा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। एंड ड्रग्स, और कुछ अद्वियात ईजाद कर लिए। ड्रग्स क्या होती हैं? अद्वियात। ड्रग्स ऐसी दवाई होती है जो बीमार होने के बाद दी जाती है। ये फ़र्क आपने बेटा महसूस करना है। जो बीमार होने से पहले हिफाजती तौर पे दी जाएगी वो वैक्सीन होगी, और जो बाद में दी जाएगी बीमार होने के वो ड्रग्स होंगी, ठीक है। और कुछ ड्रग्स भी ईजाद कर ली हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, सच एज पेंसिलिन, जैसा कि दवाई पेंसिलिन है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के इलाज के लिए। तो बहुत प्यारा फ़िक्रा था ये। फिर दूसरा आ जाएगा बेटा द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द विटामिन्स, कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको दरियाफ्त कर लिया गया है, एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल्स, और कुछ बुनियादी खुराक के मटेरियल्स को भी दरियाफ्त कर लिया गया है, हैज़ रिजल्टेड फ्राम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मुताले के नतीजे में ही ये हो सका है कि हमने कुछ विटामिन्स को और कुछ बुनियादी फूड मटेरियल्स को भी दरियाफ्त कर लिया है जिनका पहले हमें इल्म नहीं था। फिर आ जाएगा द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल जो है बेटा जानदारों के साख्त और फेल की इकाई क्या होती है? सेल। हमारी शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। सेल बहुत छोटा होता है, आँख से नज़र नहीं आता, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, उसके अंदर मटेरियल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स। ये हम पढ़ के आए हैं, 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, और हमने बेटा इसकी डिटेल जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी पढ़नी है। तो सेल को समझना मुमकिन हुआ है। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की जो केमिस्ट्री है उसका इल्म, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन सेल पार्ट्स, और जो सेल के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से हैं उनकी अहमियत का अंदाज़ा इन हेरिडिटी विरासत में। इस कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये किसका कारनामा है, किसका हिस्सा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, कि सेल की हमें समझ आ गई और हमें पता चल गया है कि विरासत में खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कैसे होती हैं। द बायोलॉजिस्ट में यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज़ पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड। मैंने जैसे बताया था बेटा कि बायोलॉजिस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पॉसिबल फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द स्पेस ट्रेवलर्स, जो खलाबाज होते हैं, खला में सफ़र करते हैं। मैं इसकी डिटेल शुरू में दे आया हूँ कि खलाबाजों को खुराक ले जाने का भी मसला है और वाशरूम वगैरह का भी मसला है। तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके कुछ ऐसी फूड चीज़ें बना दी हैं जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी। ये देखें बेटा, ये बंद गोभी वगैरह है, वेजिटेबल ग्रोन इन स्पेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ही जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये स्पेस में वो काश्त कर रहे हैं। फिर फिजिशियन आगे, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को बेटा। द फिजिशियन नीड नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो डॉक्टर हैं उनको ज़रूरत होती है माइक्रोबायोलॉजी के इल्म की, टू फाइट डिजीज़, ताकि वो बीमारियों से लड़ सकें। उनको पता लगे कि ये फ़लाँ बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रही है, ताकि वो बीमारियों का अच्छा इलाज कर सकें, फ़ाइट कर सकें उनके साथ। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट फिर आ जाते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे साइंसदान जो कारखानों में काम करते हैं, ऑफन यूटिलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ही इस्तेमाल में लाते हैं। यूटिलाइज़ का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल में लाना। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूज़फुल केमिकल प्रोडक्ट्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कीमियाई प्रोडक्ट्स हैं उनके तैयार करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? तैयार करने के लिए। यूज़फुल केमिकल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट अक्सर औक़ात माइक्रोबायोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाएगा बेटा द जियोलॉजिस्ट आगे। जियो का मतलब ज़मीन होता है, लॉजी का मतलब इल्म रखने वाले। जियोलॉजिस्ट माहिर अमराज अर्जियात, ज़मीन का इल्म रखने वाले। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बेटा। पहले के दौर में क्या होता था, कुछ खुदाई करते थे ताकि पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल ज़मीन से निकाला जा सके। निकल आया तो निकल आया, ना निकला तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी ड्रिलिंग की। जैसे बोर करते थे, ड्रिलिंग करते थे तो उससे वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी। लेकिन आजकल जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, कुछ ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं जो उस ज़मीन पे मिट्टी में मौजूद होते हैं, सतह पे ही, जहाँ नीचे से पेट्रोल डीज़ल निकलना है। तो वो मिट्टी का मुआयना करते हैं, मिट्टी के नमूने ले लेते हैं, उसमें देखते हैं अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हों तो खुदाई करके देख लेते हैं, ना मौजूद हों तो वो खुदाई करते ही कोई नहीं वहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी बच गया है, खुदाई करने का मेहनत भी बच गई है, और पैसा जो ज़ाया होता था वो भी सारा बच गया है। तो द जियोलॉजिस्ट है, माहिर ज़मीन है, माहिर अर्जियात हैं,
फ्रीक्वेंटली यूजर्स इंफॉर्मेशन, आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मतलब जो इंफॉर्मेशन होती हैं इन हिज सर्च फॉर ऑयल, अपने ऑयल की तलाश में। पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल जो तलाश करना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल। इम्पोर्टेंट फ्राम द कोर ऑफ द अर्थ कहता है, ये लास्ट फिक्रा कहता है कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत अहम है ज़मीन की गहराइयों से। कोर ऑफ द अर्थ कहते हैं ज़मीन की गहराइयों से लेके टू द फार, ये टू और द अलग अलग लफ्ज़ हैं बेटा, ये इकट्ठा मिला हुआ है। टू द फार रीचेस ऑफ आउटर स्पेसिस, खला तक। वो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी बहुत अहम है, ज़मीन की गहराइयों से लेके खला तक बहुत अहम है। तो आज के लिए बेटा हम नंबर का पूछ सकता है और इसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की मरूजियाँ भी बन सकती हैं। तो बेटा ये इसको अपने अच्छे से बैक्टीरिया की जो है हमने डेफिनेशन देखनी है बेटा। पहले तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे डिस्कवरी। माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी किसका इल्म होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। ऐसे जानदार जो आँख से नज़र ना आए उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इल्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ऐसे जानदार जो आँख से नज़र ना आए, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है। तो ये हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा। इसके अंदर हमने बैक्टीरिया की डिस्कवरी देखनी है कि किस किस ने डिस्कवरी की है बैक्टीरिया की, किस किस साइंसदान ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया, कैसे कैसे किया है, हिस्सा डाला है। द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लीवन वैन हुक। ये मरूजी भी बन सकती है कि बैक्टीरिया को दरियाफ्त किसने किया था? लीवन वैन हुक ने किया था इन 1673, 1673 में। ही नेम्ड दैम लिटिल एनिमल, उसने उनको नाम दिया था छोटे एनिमल का। इन 1773, फिर 1773 में आ गया, पूरे 100 साल के बाद डेनिश केमिस्ट आ गया। डेनिश केमिस्ट कीमियादान जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक मोलर था। नेम्ड दैम बेसिलाई, उसने इनका नाम बेसिलाई रखा। बेसिलाई कहते हैं रॉड शेप्ड। बेसिलाई किसको कहते हैं? रॉड शेप्ड। इन 1850 और 1850 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट आया, फ्रांस का रहने वाला बायोलॉजिस्ट कैसमियर बेवन आया। नेम्ड दैम बैक्टीरिया, उसने इनका नाम क्या दिया? बैक्टीरिया। तो असल बैक्टीरिया नाम किसने दिया? कैसमियर बेवन ने दिया है। था कौन? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। दिया कब है? 1850 में। एक एक लाइन में 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगी, ठीक है। अगर कोई कहे लिटिल एनिमल किसने कहा, आपने कहना है लीवन वैन हुक ने। कहा कब था? 1773 में। और लिटिल एनिमल 1773 में किसने कहा था? लीवन वैन हुक ने। इस तरीके से मरूजियाँ बन सकती हैं। फिर आ जाएगा बेटा बैक्टीरिया की तारीफ़ करनी है। बैक्टीरिया की तारीफ़ करते वक्त, बायो पढ़ते वक्त, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी है इल्म साइंस का पढ़ते वक्त बेटा आपने ये देखना है कि हर लफ्ज़ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, पूरा जहान छुपा हुआ होता है, वो आपने उस पर गौर करना है। तो हम बैक्टीरिया की तारीफ़ पढ़ते हैं। द माइक्रोस्कोपिक, ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे तो क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्कोपिक, जो आम आँख से नज़र नहीं आ सकते। देखो एक लफ्ज़ था और पूरी वजाहत करनी पड़ गई है। फिर आ जाएगा यूनिसेलुलर, ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो। साथ के साथ मेरी उर्दू लिखते भी रहा करें ताकि आपको दोबारा से आसानी हो। ये समझने के लिए मैं उर्दू में बता देता हूँ, लेकिन याद करने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही याद करना है। प्रोकैरियोटिक, ऐसे जानदार जिनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस ना हो, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म जानदार हैं, करेक्टराइज्ड बाई, जिनकी खसूसियात हैं। द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर मेम्ब्रेन में लिपटा न्यूक्लियस नहीं होता। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। ऑर्गेनेलीज क्या कहलाते हैं? इसके 3 नाम हैं, पार्ट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलीज, यानी सेल के हिस्से। तो बेटा जो आम है यूकैरियोटिक सेल, जैसे हमारे सेल कौन से हैं? यूकैरियोटिक। उसमें एक तो मेम्ब्रेन में लिपटा न्यूक्लियस भी होता है और उसके अंदर जो दूसरे सेल के अज़ा हैं वो भी मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कहते ही उसको जिसमें न्यूक्लियस हो ही ना। तो हो नहीं तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ कहाँ से होगा? है ही नहीं। तो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल के दूसरे हिस्से मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। तो इसकी तारीफ़ करेंगे। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होता है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जिसकी खसूसियात में ये है कि उसके न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन भी नहीं होती और दूसरे जो सेल के हिस्से हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं होती। द बैक्टीरिया आर डिसेंडेंट्स ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ। ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है डिसेंडेंट्स हैं, जो सबसे शुरू में ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। साइंसदान ये तसव्वुर करते हैं कि कोई भी एक जरासीम यूनिसेलुलर
नहरों दरियाओं के किनारों पर खुद ब खुद वजूद में आ गया था ऑटोमेटिक। तो उसके डिसेंडेंट्स, उसके फ़ौरन बाद कौन आए थे? बैक्टीरिया आए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी और इंसान बनते चले गए। ये साइंसदानों का खुद का ख्याल है, ऐसा हालांकि है नहीं। तो इस लाइन का बताने का मकसद ये है कि जो सबसे लाइफ शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? बैक्टीरिया से शुरू हुई थी। एंड आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और एक सेल पर मुश्तमिल प्रोकैरियोट्स हैं ये जिनके सेल में वाज़ न्यूक्लियस नहीं होता। आर सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स, यह एक सादा सी तंजीम है सिमिलर, एक जैसे सेल्स की। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने सिर्फ तारीफ यहाँ ऑर्गेनेलीज तक भी याद करो तो ठीक है कि बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जिसकी खसूसियात ये हैं कि मेम्ब्रेन में बाउंड लिपटा हुआ न्यूक्लियस भी नहीं होता, और उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होते। ये नीचे बेटा इसकी बैक्टीरिया की पिक्चर दिखाई गई है, ये आपने देख लेना है। ये ऊपर साइटोप्लाज्म वाज़े किया गया, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम बीच में ही फिर रहे होते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह जो जगह है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर ये कैप्सूल आ जाएगा, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइबोसोम जिसके अंदर फिर रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन तैयार करवाने वाले, और ये पिल्लाई हैं। पिल्लाई ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके साथ बैक्टीरिया अपने आप को होस्ट के साथ चिपकाता है, अटैच करता है। और ये पीछे एक पूछल सी नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लैजेला। उसके बाद आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मार्फोलॉजी, सेलुलर मार्फोलॉजी की बुनियाद पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करनी है। द जर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स, एक तनोतन्हा वाहिद फ़र्द वाहिद, उसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल सेल की जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत है, जर्नल अपीयरेंस है सीन अंडर ब्राइट फील्ड, जो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आती है वो ये क्या है? 3 शक्लें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइरिला है, ये देखें स्प्रिंग जैसे बने हुए हैं। दूसरी क्या है? बेसिलाई, दीज आर कॉल्ड रॉड शेप्ड। और तीसरी कौन सी है? कोक्साई, गोल गोल हैं। बैरी, BERRY, बैरी उसको कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा, कंपाउंड द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज सेलुलर मार्फोलॉजी। ठीक है, ये ऊपर वाला फिक्रे के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। सीन अंडर द ब्राइट फील्ड कंपाउंड द माइक्रोस्कोपिक इज़ नोन एज सेलुलर मार्फोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर मार्फोलॉजी कहते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ब्राइट फील्ड नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर मार्फोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है बेटा? कोकस। क्या है? कोकस गोल होते हैं, ये कोकस हैं। बिल्कुल राइट साइड पे पहले जो हैं वो कोकस हैं, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये कोकस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दूसरे वाले बेसिलाई, ये नीचे लिखा हुआ भी। बेसिलाई कौन से होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। और उसके बाद आ जाएगा स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या होते हैं? फिलामेंटस, स्पाइरिलियम, स्प्रिंग जैसे होते हैं। तो ये 3 किस्में थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं बेसिलाई क्या होते हैं। बेसिलाई क्या है? एज सजेस्टेड बाई मोलर, ये सजेशन किसने दी थी? मोलर ने दी थी। ये बायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द रॉड इज़ नोन एज बेसिलस, रॉड को हम क्या कहते हैं? बेसिलस, क्योंकि ये बेसिलस रॉड जैसे हैं। ये सामने पिक्चर भी बनाई हुई है, रेड रेड से, ये रॉड जैसे हैं। ठीक है, इन वेरियस स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसकी स्पीशीज़ हैं ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की। द सिलेंड्रिकल में बी एज लॉन्ग 20 माइक्रोमीटर, ये मारूजी बन जाती है बेटा। ये लंबे कितने होते हैं? सिलेंड्रिकल कितने होते हैं? 20 माइक्रोमीटर। और एज शॉर्ट एज 0.5 माइक्रोमीटर। और छोटे कितने होते हैं? 0.5 माइक्रोमीटर। ये बेसिलाई थी। कोक्साई, कोक्साई क्या होते हैं? गोल गोल, ये आपने देखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्फेरिकल शेप्ड, गोल शेप वाले बैक्टीरियम, बैक्टीरिया इज़ नोन एज कोकस, इनको कोकस कहते हैं। अ टर्म ड्राइड फ्राम ग्रीक, ये यूनानी लफ्ज़ कोकोस से हासिल की गई है। मीनिंग एंड बेरी, जिसका मतलब क्या है? बेरी। बेरी कहते हैं बेर को, बेरी कहते हैं जैसे बेर गोल गोल होते हैं, सेम टू सेम ये भी गोल गोल होते हैं। कोक्साई टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल, बीइंग ओनली 5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। कहता कोक्साई इतने छोटे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 माइक्रोमीटर यानी आधे माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, या 1 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। डायामीटर क्या आता? गुलाई। पूरा गुलाई क्या कहलाएगी? डायामीटर। तो इससे आगे किस्में हैं बेटा। डिप्लोकोकस, जो 2-2 की सूरत में रहेंगे डिप्लोकोकस कहलाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस, जो चेन की सूरत में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस।
और जो अंगूर के गुच्छों की सूरत में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? स्टेफिलोकोकस। क्या कहलाएंगे? तो हम पढ़ते हैं बेटा डिप्लोकोकस, डिप्लो मीन डाई मीन दो होता है बेटा। द कोक्साई दैट रिमेन इन पेयर्स, वो कोक्साई जो जोड़ों में रहेंगे, जोड़ों की सूरत में रहेंगे। आफ्टर रिप्रोडक्शन, अम्ल तौलीद के बाद, पैदा होने के बाद, आर कॉल्ड डिप्लोकोक्साई, इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोक्साई। एग्जांपल्स क्या हैं? नेसेरिया गनोरिया, इसको ऐसे ही पढ़ना है बेटा। एंड मीनिंजाइटिस, मीनिंजाइटिस होता है गर्दन तोड़ बुखार, गर्दन तोड़ बुखार के जो बैक्टीरिया होंगे वो डिप्लोकोक्साई होंगे। ठीक हो गया। और नेसेरिया गनोरिया भी डिप्लोकोकस की एक मिसाल है। फिर आ जाएंगे आपके स्ट्रेप्टोकोकस, मैंने बताया था बेटा द कोक्साई दैट रिमेन इन चेन्स, वो कोक्साई जो चेन्स की सूरत में रहेंगे कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोक्साई कहलाएंगे। ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं ये, इन्वॉल्व इन स्ट्रेप थ्रोट, जो गले की खराबी की वजह बनते हैं, स्ट्रेप थ्रोट में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होते हैं। फिर आ जाएंगे एस म्यूटेंट्स, एस म्यूटेंट्स भी क्या हैं? आपके स्ट्रेप्टोकोकस हैं। इन्वॉल्व इन टूथ डिके, जो आपके दांत गिरने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एस लैक्टिस आ गए, एस लैक्टिस भी आपके कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस ही हैं। इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं, जैसा कि दही हो। योगर्ट क्या होती है? दही हो। तो वो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके स्ट्रेप्टोकोकस थे। जैसे ये ग्रीन ग्रीन बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है। अच्छा, वैसे स्टेफिलोकोकस की ना तारीफ दी हुई है इसके नीचे। द कोक्साई विच डिवाइड रैंडमली, वो कोक्साई जो बेहंगम तरीके से तकसीम होते हैं। एंड फॉर्म इरेगुलर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स, और बेहंगम इरेगुलर बेतरतीब, ग्रेप्स लाइक, ग्रेप्स कहते हैं अंगूरों को, क्लस्टर गुच्छा बनाते हैं, ऑफ सेल सेल्स का, इस कार्ड है स्टेफिलोकोकस, इसको क्या कहते हैं हम? स्टेफिलोकोकस। इसकी मिसाल दी हुई है उन्होंने स्टेफिलोकोकस एरियोस, एयूरियास। ठीक है। ये स्टेफिलोकोकस एरियोस क्या है? अंगूर के गुच्छे की शक्ल के। लास्ट वन है हमारी स्पाइरिलाज। स्पाइरिला कौन से होते हैं? स्प्रिंग जैसे। स्पायरल्स में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स, स्पायरल्स इन तीन शक्लों में से एक शक्ल के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हैं? विब्रियो, विब्रियो कोलरा, जो हैज़ा की वजह बनते हैं। दे आर कर्व्ड रॉड्स, ये मुड़े हुए रॉड्स होते हैं, आगे दिखाया गया है शक्ल में, ये मुड़े हुए रॉड्स होते हैं। दैट रिजेंबल कॉमास, जो कॉमा की शक्ल में नज़र आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? विब्रियो कोलरा, काजिंग कोलरा, जो हैज़ा की वजह बनते हैं, इसको कोलेरा भी पढ़ सकते हैं, कोलरा भी पढ़ सकते हैं। विब्रियो कोलरा, हैज़ा की जो वजह बनते हैं बैक्टीरिया, वो कौन से होते हैं? स्पाइरिला, स्प्रिंग जैसे होते हैं। फिर आ जाएंगे स्पाइरिला क्या हैं? दे आर हेलिकल शेप्ड, ये हेलिकल शेप्ड होते हैं स्प्रिंग जैसे, विद अ थिक, मोटी, रिजिड, सख्त सेल वाल, इनकी मोटी और सख्त क्या होती है? सेल वाल होती है। एंड फ्लेजेला, और इनका फ्लेजेला भी होता है। फ्लेजेला मैंने पीछे दिखाया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में हेल्प देता है, टू दैट असिस्ट मोमेंट, जो कि उसकी हरकत करवाता है। ठीक है। स्पाइरिलम वल्यूटन, स्पाइरिलम वल्यूटन इसकी एग्जांपल्स हैं किसकी? स्पाइरल्स की, स्पाइरिला बैक्टीरिया की।